नमस्कार दोस्तों। भारत ने इस साल 2023 में अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाया है। इस वीडियो में हम गणतंत्र दिवस में होने वाले कार्यक्रमों और उनसे संबंधित इतिहास को जानेंगे। क्या है तारीख 26 जनवरी का महत्व? 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुए भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 में देश की संविधान सभा ने स्वीकार किया था और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी 1930 को अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वतंत्र घोषित किया था। ऐसे में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लागू होने की इस तारीख के महत्व को ध्यान में रखते हुए संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया था। 1950 में इसी दिन संविधान लागू करने के साथ ही देश को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया था और तब से लेकर अब तक हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ध्वजारोहण और झंडा फहराने में अंतर। देखें तो दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में काफी अंतर है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पे राष्ट्रीय ध्वज को ऊपर बांधा जाता है और वहीं से झंडा फहराया जाता है। इसलिए गणतंत्र दिवस के दिन ध्वजारोहण नहीं बल्कि झंडा फहराया जाता है। 26 जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बन चुके थे और राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। यही वजह है कि तब से लेकर अब तक 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं। भारत 15 अगस्त को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। उस वक्त ब्रिटिश सरकार का झंडा उतारकर भारत का झंडा चढ़ाया गया था, इसलिए 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया जाता है। 15 अगस्त को झंडे को नीचे से रस्सी द्वारा खींचकर ऊपर ले जाया जाता है और फिर झंडा फहराया जाता है। इसे ध्वजारोहण या फ्लैग होइस्टिंग कहा जाता है। आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल थे, जो कि राष्ट्रपति के बराबर माने जाते थे, लेकिन वो भारत के नागरिक न होकर एक कॉलोनाइजर थे। इसलिए भारत के मुखिया प्रधानमंत्री ही थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर पहली बार झंडा फहराया था। तब से अब तक 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। पहली रिपब्लिक डे परेड। 1950 में पहली बार परेड इरविन स्टेडियम में हुई थी, जिसका अब नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम रख दिया गया है। सन 1955 में राजपथ पर पहली बार परेड की गई थी। 2022 में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया गया है और इस साल 74वें गणतंत्र दिवस की परेड पहली बार कर्तव्य पथ पर की गई है। गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि का चयन। गणतंत्र दिवस परेड के लिए मुख्य अतिथि का चयन कई फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। गणतंत्र दिवस के लगभग 6 महीने पहले से ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। भारत का विदेश मंत्रालय इसमें अहम भूमिका निभाता है। विदेश मंत्रालय देखता है कि दोनों देशों के बीच संबंध किस प्रकार के हैं। मुख्य अतिथि को लेकर फैसला लेने के पीछे भारत के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, कमर्शियल रिलेशंस के हित जुड़े होते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो भारतीय विदेश मंत्रालय इस अवसर का इस्तेमाल आमंत्रित देश के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने के लिए करता है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखने के बाद जब भारत का विदेश मंत्रालय निमंत्रण के लिए नाम तय कर लेता है तो वह इसे मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास भेजता है। किसी भी देश के प्रमुख का बिजी शेड्यूल से समय निकालना काफी कठिन होता है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स केवल एक विकल्प नहीं बल्कि कई उम्मीदवारों की सूची बनाता है। जब आमंत्रित देश अपनी मंजूरी देता है तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फिर पूरा प्रोटोकॉल तय करता है। 1950 में पहली बार भारत के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकार्नो थे। साल 2021 और 22 में कोरोना महामारी के चलते कोई भी मुख्य अतिथि नहीं थे। इस साल 74वें गणतंत्र दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी थे। परेड में शामिल होने वाली झांकियों का चयन। गणतंत्र दिवस की झांकी के लिए चयन जोनल सिस्टम के आधार पर होता है। देश के राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को 6 जोन में बांटा गया है। इसमें नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, सेंट्रल जोन और नॉर्थ ईस्टर्न जोन शामिल हैं। हर साल सितंबर के आसपास रक्षा मंत्रालय झांकियों के लिए राज्यों और यूनियन टेरिटरीज और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आवेदन मांगते हैं। हर साल झांकी तैयार करने वाले राज्यों को थीम्स दी जाती हैं
उन थीम्स के आधार पर ही वो झांकी तैयार करते हैं। इस साल 3 थीम्स दी गई थी। पहली आज़ादी के 75 साल, दूसरी इंटरनेशनल मिलेट ईयर या अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज, और तीसरी नारी शक्ति। रक्षा मंत्रालय गाइडलाइंस भी जारी करता है जिसमें कई बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे 2 राज्यों की झांकी एक जैसी नहीं होनी चाहिए, इसे तैयार करने में ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। झांकी पर आगे की तरफ हिंदी में राज्य का नाम और पीछे अंग्रेजी में राज्य का नाम और दाएं व बाएं की तरफ रीजनल लैंग्वेज में राज्यों का नाम होता है। अब सवाल है कि झांकियों का सिलेक्शन होता कैसे है। रक्षा मंत्रालय एक एक्सपर्ट्स कमेटी का गठन करती है। कमेटी में आर्ट, कल्चर, पेंटिंग, स्कल्पचर, म्यूजिक, आर्किटेक्ट, कोरियोग्राफर आदि क्षेत्र से प्रतिष्ठित लोग होते हैं जो कई चरणों में झांकियों का सिलेक्शन करते हैं। इस साल 74वें गणतंत्र दिवस पर 23 झांकियों को सिलेक्ट किया गया था, जिसमें 17 राज्यों की और 6 विभिन्न मंत्रालयों की झांकियां शामिल हैं। उत्तराखंड की झांकी को पहला स्थान मिला, वहीं महाराष्ट्र की झांकी को दूसरा स्थान और उत्तर प्रदेश की झांकी को तीसरा स्थान मिला। राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी। हर साल 26 जनवरी को राष्ट्रपति और नेशनल फ्लैग को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। ये सलामी राष्ट्रगान के दौरान दी जाती है। ये तोपों की सलामी राष्ट्रगान की पूरी 52 सेकंड्स की अवधि को कवर करने के लिए 2.25 सेकंड्स के अंतराल पर 3 राउंड में सिर्फ 7 तोपों से दागी जाती है और इसे 21 तोपों की सलामी कहते हैं। तोप से छोड़े जाने वाले गोला एक खास किस्म से बनाया जाता है और इसे स्पेशल सेरेमोनियल कार्ट्रिज भी कहते हैं। ये खाली होता है, केवल आवाज और धुआं छोड़ता है, इससे कोई नुकसान नहीं होता। भारत के आजाद होने के बाद हर साल हमारे देश में गणतंत्र दिवस के मौके पर 21 तोपों की सलामी होती है, लेकिन इस साल 74वें गणतंत्र दिवस पर एक बदलाव किया गया है। अब तक इस मौके पर 21 तोपों की सलामी के लिए ब्रिटिश जमाने की 25 पाउंडर्स गन का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इस बार इसकी जगह भारत में बनी 1.5 mm की इंडियन फील्ड गन का इस्तेमाल किया गया है। गणतंत्र दिवस के अलावा तोपों को इस्तेमाल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 15 जनवरी सेना दिवस और राष्ट्रपति भवन में दूसरे देशों के प्रमुखों के स्वागत के लिए भी किया जाता है। भारत में 21 तोपों को सर्वोच्च सम्मान भी कहा जाता है। भारत में ब्रिटिश शासन के माध्यम से इस परंपरा की शुरुआत हुई। किसे कितनी सलामी दी जाएगी, इसका एक नियम था। ब्रिटिश सम्राट को 101 तोपों की सलामी दी जाती थी। दूसरे राजाओं, वाइसरॉय, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को 31 तोपों की सलामी, 21 तोपों की सलामी राज्य के प्रमुख को और दूसरे देश के महत्वपूर्ण लोगों को दी जाती थी। इनके अलावा 19, 17, 11 और 9 तोपों की सलामी का भी नियम था। क्योंकि ये परंपरा ब्रिटिश शासन की देन है, भारत में राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट और प्रथम नागरिक माने जाते हैं, इसलिए उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। बीटिंग द रिट्रीट। हर वर्ष गणतंत्र दिवस के बाद 29 जनवरी की शाम को बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सेक्शन जी आयोजित करती है। बीटिंग द रिट्रीट असल में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह की समाप्ति का एक सूचक है। इस कार्यक्रम में इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बैंड पारंपरिक धुन के साथ मार्च करते हैं। विजय चौक पर राष्ट्रपति के आते ही उन्हें नेशनल सैल्यूट दिया जाता है। इसी दौरान राष्ट्रगान होता है, तिरंगा फहराया जाता है और सेनाओं के बैंड मिलकर पारंपरिक धुन के साथ मार्च पास्ट करते हैं। बैंड वादन के बाद रिट्रीट का बिगुल वादन होता है। इस दौरान बैंड मास्टर राष्ट्रपति के पास जाते हैं और बैंड वापस ले जाने की इजाजत मांगते हैं। इसका मतलब होता है कि 26 जनवरी का समारोह पूरा हो गया है और बैंड मार्च वापस जाते समय लोकप्रिय धुन सारे जहां से अच्छा बजाते हैं। इस साल महात्मा गांधी जी की प्रिय धुन अबाइड विथ मी को नहीं बजाया गया है, उसकी जगह ए मेरे वतन के लोगों की धुन बजाई गई है। बीटिंग द रिट्रीट एक पुरानी परंपरा है। इसका असली नाम वॉच सेटिंग है और यह सूर्य डूबने के बाद मनाया जाता था। जब लड़ाई के दौरान सेनाएं सूर्यास्त होने पर हथियार रखकर अपने कैंप में जाती थी, तब एक संगीतमय समारोह होता था।
भारत में बीटिंग द रिट्रीट की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी, जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप भारत दौरे पर आए थे। इस यात्रा को खास बनाने के लिए भारतीय सेना के मेजर रॉबर्ट्स ने बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें बैंडों द्वारा गानों की धुन बजाई गई थी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द लाइक बटन। थैंक यू।